हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा। टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे आपका एंजाइम। चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले एंजाइम को डिस्कवर करने वाला अगर कोई साइंटिस्ट था तो उसका नाम था बेटा जी यहाँ पे बुचनर। इसी ने बेटा जी यहाँ पे डिस्कवर किया था even first enzyme isolate B किसने किया था बेटा जी यहाँ पे? बुचनेर ने किया था। बट जो टर्म है बेटा जी एंजाइम, ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी यहाँ पे कोहेन। कोहेन ने टर्म दिया था बेटा जी एंजाइम। अब कोई आपसे पूछे एंजाइम वर्ड का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब क्या अगर बातें करते तो क्या होता है बेटा जी यहाँ पे? इन वर्ड का मतलब होता है इन, अंदर, और जाइम वर्ड का मतलब होता है ईस्ट सेल। मतलब इसकी डिस्कवरी के दौरान पहले ये देखा गया था कि हमने एक शुगर का सब्सटेंस ले लिया और हमने वहां पे ईस्ट सेल को डाला और एनारोबिक कंडीशन मेंटेन की। तो हमने देखा कि ईस्ट सेल जो है वो एनारोबिक कंडीशन में उस सुगरी सब्सटेंस को कन्वर्ट करती है अल्कोहल के अंदर, इथेनॉल के अंदर। बाद में देखा गया अगर हम ईस्ट की जगह ईस्ट का एक्सट्रैक्ट ले लें, ईस्ट की जगह हम ईस्ट का एक्सट्रैक्ट ले लें, मतलब क्या इस बात का यहाँ पे कि हम ईस्ट के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर बेटा जी फंगस है, हम अगर उस फंगस के अंदर का साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल बैठे हैं अगर हम उनको ले लें और उनको भी अगर हम सुगर सब्सटेंस में डालें तो वो ईस्ट का एक्सट्रैक्ट भी कैपेबल है कि वो एक सुगर को कन्वर्ट कर देता है बेटा जी यहाँ पे इथेनॉल में। तो हमने कहा ईस्ट में कुछ ऐसा बैठा है जो कैपेबल है शुगर को इथेनॉल में कन्वर्ट करने की। तो हमने उसी के बिहार पे इसका नाम रखा है बेटा जी यहाँ पे। इनका मतलब है इन और बेटा जी जाइम का मतलब ईस्ट सेल में कुछ ऐसा है दैट इज एबल टू convert, that is able or capable to convert the sugary substance into the ethanol under the anaerobic condition। तो हमने उस चीज के लिए उसका नाम रखा बेटा जी यहाँ पे एंजाइम। ये टर्म रखने वाला कौन था बेटा जी यहाँ पे? कोहेन। बट डिस्कवर करने वाला, पहले बताने वाला कौन था? यहाँ पे बुचनर था। और पहला एंजाइम को आइसोलेट भी किया था बेटा जी। इवन फर्स्ट नोबेल प्राइज लेने वाला भी कौन था बेटा जी यहाँ पे? बुचनर था बेटा जी। किसके बिहार पे? यहाँ पे एंजाइम की डिस्कवरी के लिए बेटा जी यहाँ पे। चलिएगा, ये सब बातें हो गई। अब ये एंजाइम के रिगार्डिंग हम कुछ टर्म्स को समझ के देखते हैं, है क्या ये एंजाइम, ये करता क्या है एंजाइम, हम जरा उन वर्ड्स को जरा समझ के देखते हैं। चलिए, ये एंजाइम करते क्या है क्या नहीं, हम इनकी बातें करते हैं। पहले सबसे पहले हम अपनी सेल की बातें करते हैं बेटा जी यहाँ पे। तो एंजाइम को मैं कहूंगा ब्रॉडली दो कैटेगरी में होते हैं बेटा जी। एक का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे एक्सो एंजाइम, और बेटा एक को हम बोलते हैं यहाँ पे एंडो एंजाइम। जरा नाम को समझ कर देखो बेटा जी। कोई भी ऐसा एंजाइम जो सेल से बाहर आके काम करेगा, मतलब दैट परफॉर्म हिज एक्शन एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर इन एक्शन। एग्जांपल के तौर पे अब बातें करते हैं बेटा जी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। बातें करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, तो क्या कहते हो? डाइजेस्टिव ग्लैंड से, आप कहते हो स्लेवरी ग्लैंड से बकल कैविटी के अंदर आ गया और वहां पे खाने को डाइजेस्ट किया जा रहा है। तो एंजाइम डाइजेशन में हेल्प तो कर रहे हैं, बट वो सेल के बाहर आके काम कर रहे हैं, वो किसी कैविटी में आके काम करते हैं। मैं कहूंगा ऐसे एंजाइम क्या बनेंगे बेटा जी आपके यहाँ पे? एक्सो एंजाइम। मैं बातें करूंगा बेटा जी ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम। एक्सो एंजाइम, ठीक बात है। अगले वर्ड में आते हैं बेटा जी यहाँ पे आपका एंडो एंजाइम, जो एक्शन में बेटा जी यहाँ पे इंट्रासेलुलर है। जो एक्शन में बेटा जी यहाँ पे इंट्रासेलुलर इन एक्शन है, मैं कहूंगा वो वाले क्या कहलाएंगे बेटा जी आपके यहाँ पे? एंडो एंजाइम। जैसे कि आप कहते हो हमारी सेल में सर ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, क्रेब्स साइकिल चल रहा है, तो ये सारा काम सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो मैं कहूंगा सबके सब क्या है बेटा जी? दीज ऑल आर द एंडो एंजाइम। जैसे मैं बात करूंगा बेटा जी यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो सब के सब हमारी सेल में बैठे हुए हैं। तो वो सब के सब कैसे एंजाइम बेटा जी यहाँ पे? एंडो एंजाइम। हम बातें करते हैं बेटा जी यहाँ पे एंडो एंजाइम्स की। तो हमने 11th क्लास में बेटा जी चैप्टर पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड, वहां पे हम लोगों ने बातें की थी
मेटाबॉलिज्म की। The sum total of the chemical reaction that take place in a cell is known as metabolism। तो हम ये कहते हैं एक सेल में बहुत सारे thousands of the chemical reaction take place करते हैं, तो उन thousands of chemical reaction को परफॉर्म करने के लिए thousands of एंजाइम प्रेजेंट है। एक या दो एंजाइम नहीं बेटा जी, thousands of एंजाइम। मैं अगर डाटा की बात करूं तो मैं कहूंगा यहां बेटा जी आपका 3000 से 5000 एंजाइम्स है जो हमारी सेल्स में बैठे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही सेल में बैठे बेटा जी, इस सेल टू सेल वेरी करते, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइम, देयर इज अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमारी सेल में होते हैं और उनको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम किस में होते हैं, मतलब किस सेल ऑर्गेनल में होते हैं, तो याद रखना है बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी आपके लिए यहाँ पे, द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम अगर कहीं होते हैं तो कहां पे होते हैं बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अप्रोक्स में कहूंगा 60 to 70% एंजाइम जो बेटा जी किसके पास है यहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल है यहाँ पे, सारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस होते हैं और भी बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम अबेंडेंट फॉर्म ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। चलिएगा ये सब बातें हो गई। तो पॉइंट आता है ये एंजाइम करती क्या है, तो मैंने अभी आपसे एक वर्ड बोला दे आर इन्वॉल्वड इन द केमिकल रिएक्शन, तो उसके लिए मैं एक वर्ड बोल देता हूं बेटा जी यहाँ पे कि हमारी बॉडी में किस प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं। तो मैं कहूंगा सबसे पहले दुनिया में एक प्रोसेस होता है बेटा जी, उसका नाम है यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस। कोई आपसे पूछे फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर, केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है स्टेट ऑफ मैटर, वहां पे आप कुछ बातें करते हो कि सर मैटर की जो अलग अलग फॉर्म से अलग अलग स्टेट में अवेलेबल होता है, वैसे हम कुछ बातें कर रहे हैं यहाँ पे। एक आइस मेल्ट होके वाटर बन गई, ये एक वाटर वेपराइज हो गया, तो मैं कहूंगी यहाँ पे एक्चुअली उसकी फॉर्म का ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब एक मैटर जो है, एक सब्सटेंस जो है वो वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट ब्रेकिंग एनी केमिकल बॉन्ड। विदाउट ब्रेकिंग एनी केमिकल बॉन्ड, वो किसी केमिकल बॉन्ड को नहीं तोड़ रहा, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, वहां पे वन फॉर्म कन्वर्ट हो रही है किससे बेटा जी अनदर फॉर्म में। मैं कहूंगा ऐसे जो प्रोसेस है वो क्या है बेटा जी फिजिकल प्रोसेस है। याद रखो बेटा जी फिजिकल प्रोसेस में कभी एंजाइम यूज नहीं होते हैं, दे आर नेवर यूज्ड इन द फिजिकल प्रोसेस। तो फिर ये किस में यूज होते हैं, तो मैं कहूंगा दे आर यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शंस। दे आर यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन। अगर मैं आपको केमिस्ट्री का एग्जांपल दूं तो आप कुछ ऐसा कह सकते हो BaOH2 प्लस में H2SO4 और क्या बना बेटा जी यहाँ पे BaSO4 प्लस में 2H2। अब ये मैंने एक रिएक्शन लिखा, इस रिएक्शन समझो, केमिस्ट्री के रिएक्शन को हमने लिखा कि सर यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कुछ नए सब्सटेंस बन रहे हैं यहाँ पे, इनके बॉन्ड टूटे, इनके बॉन्ड टूटे और किसी और में आपस में केमिकल बॉन्ड बने। तो मैं कहूंगा ऐसे जहां पे केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं, इस प्रकार का जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या कहलाएगा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। मैंने कहा द रिएक्शन इन विच द बॉन्ड गेट ब्रेक एंड द न्यू बॉन्ड गेट सिंथेसाइज्ड, उस वाले कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कैसे रिएक्शन है बच्चा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। और ये जो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा जी यहाँ पे यूज होते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे, जैसे आप केमिस्ट्री वर्ड बोलते हो बेटा जी कैटलिस्ट। अगर हम बेटा जी यहाँ केमिस्ट्री की बात करते हैं, हम कहते हैं केमिस्ट्री में हमने एक वर्ड पढ़ा है बेटा जी यहाँ पे कैटलिस्ट, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग, कैटलिस्ट जो होते हैं वो एक रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं। वैसे मैं कहूंगा हमारी बायो में हमारी सेल में भी कैटलिस्ट बैठे हैं और वो कैटलिस्ट कौन है बेटा जी यहाँ पे एंजाइम। तो मैं कहूंगा एंजाइम आर नथिंग, दीज आर द बायो कैटलिस्ट, these are nothing, these are the bio catalyst that never get used within the reaction, that never get used within the reaction but they increase the rate of reaction। वो हमेशा increase कर देते हैं किसको बेटा जी यहाँ पे rate of reaction को। मैं कहूंगा ये जो enzymes they are involved in the chemical reaction, never in the physical process। ये physical process में कभी यूज नहीं होते बेटा, यूज कहां पे होते हैं केमिकल रिएक्शंस में होते हैं। they are the catalyst, they are known as bio catalyst। चलिएगा ये वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप एक वर्ड को समझो,
हमारे बॉडी में आपने पढ़ा है सब मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लाइकोलाइसिस चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है, नई नई चीजें बनती है, नए बायोमोलिक्यूल बनते हैं, कुछ बायोमोलिक्यूल टूटते हैं। तो सर इस तरह से केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो ये थाउजेंड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो एक सेल में होते हैं उनको अब क्या बोलते हैं, वो मेटाबॉलिज्म है, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमेशा एक एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मतलब एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होते हैं। तो जो कैटलिस्ट उन मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करवाने में हेल्प करवा रहे हैं, हम उन सब कैटलिस्ट को क्या बोलेंगे बेटा जी, यहाँ पे आपका एंजाइम बोलेंगे। मतलब हमारी सेल के मेटाबॉलिज्म इज हाईली कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स। हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन कर रहा है बेटा, यहाँ पे एंजाइम कर रहे हैं। चले शुरुआत करते हैं टॉपिक की अच्छे से। अब पॉइंट आता है सर रेट ऑफ द रिएक्शन क्या बातें कर रहे हो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो पहली बात तो रेट वर्ड का मतलब क्या है, यहां पे मैंने पहला वर्ड लिखा बेटा जी, यहां पे आपने बोला केमिस्ट्री में डेफिनेशन देते हो, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड नेवर गेट यूज विद इन द रिएक्शन। वैसे मैंने बायो में डेफिनेशन बोल दी, दीज आर द बायो कैटलिस्ट that increase the rate of reaction but never get involved within the reaction। तो आपके पॉइंट आया दिमाग में सर ये रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे। तो मैं कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो बेटा जी यहाँ पे, मैं कह सकता हूं बेटा जी यहाँ पे स्पीड ऑफ रिएक्शन, मैं कह सकता हूं बेटा जी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं बेटा जी यहाँ पे कि पर मिनट में कितने प्रोडक्ट बनके तैयार हो गए, वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ द रिएक्शन और कहलाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। मैं कुछ ऐसा कहूंगा यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर मिनट is known as rate of reaction, is known as speed of reaction। अगर वहीं पर रिएक्शन का डायरेक्शन भी दे दिया, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि वेक्टर होता है, स्केलर होता है, ऐसे कुछ वर्ड यूज करते हैं आप लोग फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में हम कहते हैं जहां पे डायरेक्शन बता दिया जाए तो वो वेक्टर बन जाता है। तो वैसे मैं कह रहा हूं हम स्पीड ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं, वेलोसिटी भी बोल देते हैं उसे, अगर वहां पे डायरेक्शन बताया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है वो यहां से इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम अगर वहां डायरेक्शन की बात भी कर ले तो वो क्या बन जाएगा बेटा जी, यहाँ पे वेलोसिटी भी बोल सकते हैं उसे यहाँ पे। ठीक है, अब वर्ड आता है सर कुछ एग्जांपल की बात करते हैं कि कैसे आपने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल को जानते हैं। क्या एग्जांपल है यहाँ पे, आपके जब CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो होता क्या है बेटा जी यहाँ पे, CO2 और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं बेटा जी यहाँ पे कार्बोनिक एसिड। जब CO2 का ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी में, टिश्यू से हमारी बॉडी में जो वो आता है लंग्स तक, तो किस फॉर्म में आता है बेटा जी यहाँ पे 70% CO2 का इस फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अब अगर यहां पे इन दोनों का जो रिएक्शन होता है उस टाइम पर अगर एंजाइम प्रेजेंट ना हो, एंजाइम प्रेजेंट ना हो, तो मैं कहूंगा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अप्रोक्स 200 मॉलिक्यूल पर आवर। अगर आप स्पीड की बात कर रहे हो यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो, तो मैं कहूंगा इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम, इन दी अब्सेंस ऑफ एंजाइम में ये CO2 और वाटर दोनों मिलते हैं और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। बट कितना है स्पीड इस रिएक्शन, तो मैं कहूंगा स्पीड कितनी है बेटा जी यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल पर आवर। मैंने स्पीड क्या बोली बेटा जी यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल पर आवर सिंथेसाइज होते हैं इन दी अब्सेंस ऑफ द एंजाइम। बट अगर आपने ऐसा कर दिया CO2 प्लस वाटर और यहां पे बेटा एंजाइम बैठा हुआ है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो आप ये कहोगे सर यहां पे भी वही चीज बन के तैयार हुई है, बट अब स्पीड ऑफ रिएक्शन कितनी, तो मैं उसकी बातें करता हूं, तो मैं कहूंगा वो है बेटा जी यहां पे 6 लाख पर सेकेंड। आप कहानी को समझ कर देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कही एंजाइम जो है बेटा जी दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले तो मैंने ये वर्ड बताया आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड का मतलब क्या है, तो मैं कहूंगा भाई कितना प्रोडक्ट बन रहा है पर मिनट, वो उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है।
अब मैंने कहा भाई अगर एंजाइम नहीं है तो क्या होता है, एंजाइम ने क्या किया, उस चीज को हम समझने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई अगर ये एक रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम इस रिएक्शन की स्पीड होती है 200 मॉलिक्यूल पर आवर। बट अगर आपने यहां एंजाइम दे दिया, तो मैंने एंजाइम का नाम आपको बताया बच्चा यहां पे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो वही रिएक्शन टेक प्लेस किया, बट अब उस रिएक्शन की स्पीड कितनी हो गई, 6 लाख पर सेकंड। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। एंजाइम क्या करते हैं, दे नेवर गेट यूज विद इन द रिएक्शन, दे ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को। अब करते कैसे वो भी हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे, बट लॉजिक यहां तक का सेट हो रहा है। वो क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। चलिए यहां तक की बात आप लोगों की समझ में आ गई। अब आप पॉइंट आता है सर ये करते क्या है, तो हम थोड़ा सा एक बार केमिस्ट्री की बातें करते हैं आपके साथ में, तो आपके लिए क्लियर हो जाएंगी चीजें और अच्छे से। हम एक ग्राफ को बनाते हैं बेटा, मैंने इस साइड में ले लिया बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी, आपने कहा सर ये एनर्जी का लेवल है विद इन द सबस्टेट। अब मैं कुछ वर्ड आपको समझाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने एक वर्ड लिखा है बेटा जी यहां पे सबस्टेट। ये क्या है सबस्टेट, तो मैं कहूंगा कोई भी बायोकेमिकल जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला है, any biochemical that is involved within the chemical reaction, any biochemical that is involved within the chemical reaction is known as substrate। कोई भी बायोकेमिकल, कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन में यूज होने वाला है वो कौन है बेटा, यहाँ पे सबस्ट्रेट है। जो इन्वॉल्व होने वाला है विद इन द रिएक्शन वो कौन है बच्चा, यहाँ पे सबस्ट्रेट है। चलिएगा मैंने कहा जब सबस्ट्रेट के बीच में रिएक्शन होगा तो वहां पे क्या बनेगा बेटा जी, यहाँ पे जो एंड में जो चीज बन के तैयार होगी मैं कहूंगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो मैं कहूंगा बायोकेमिकल दैट इज सिंथेसाइज्ड, द बायोकेमिकल दैट इज सिंथेसाइज्ड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। मैं एक और अच्छा वर्ड बोल सकता हूं, सबस्ट्रेट इज नथिंग, इट इज द रिएक्टेंट। क्या बोला मैंने वर्ड, भाई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें जो केमिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब जो जिनके बीच में रिएक्शन होने वाला है वो जो रिएक्टेंट है वो क्या कहला रहे बच्चा, यहाँ पे सबस्ट्रेट कहला रहे। बट आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द रिएक्शन जो चीज बन के तैयार हो गई वो कौन है बच्चा, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट है। तो अब हम इस ग्राफ में क्या समझ रहे हैं, हमने कहा एक सबस्ट्रेट है और ये उसकी इंटरनल एनर्जी है, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये रिएक्टेंट है जिनके बीच में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन अगर होगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। अब इस चीज को हम इस तरह से समझते हैं बेटा जी, यहाँ पे सिंपल सी भाषा हम समझ के देखते हैं बेटा जी। यहाँ पे सर हम एक अल्फाबेट की बात करते हैं, ये हमारा एक अल्फाबेट है ए, हमें इस अल्फाबेट को कन्वर्ट करना है बेटा जी यहाँ पे बी नाम के अल्फाबेट में। तो कैसे कन्वर्ट करें, तो हम कहेंगे सबसे पहले इस अल्फाबेट की अपनी जो एक शेप है, अपना एक जो स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन किया जा रहा होगा विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड, with they have the different type of chemical bond। तो मैं कहूंगा यहां पे डिफरेंट टाइप के इंट्रामोलिकुलर केमिकल बॉन्ड्स हैं जो इस रिएक्टेंट की शेप और साइज को मेंटेन करके तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपने कहा जब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस प्रोडक्ट को अगर बनाना है तो मुझे पहले इसके केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा और इसे एक ऐसे स्टेट में लेके आना पड़ेगा जिस स्टेट को मैं बोलूंगा बेटा जी ट्रांजिशन स्टेट, जहां पे हमने इसके सारे केमिकल बॉन्ड तोड़ दिए। वो जो स्टेट है वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे इसका ट्रांजिशन स्टेट है, ताकि मैं इसमें एक नए केमिकल बॉन्ड को बना के इसे एक नई फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला तरीका अगर आप समझ के देखोगे तो ये बायो नहीं है बट ये लॉजिक है जो आपको समझना है। क्या लॉजिक समझना है,
अगर यहाँ पे ये एक अल्फाबेट ए, मुझे इस अल्फाबेट को तोड़ के क्या बनाना है बेटा जी, बी बनाना है, तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये जो चीजें हैं जो इस एक ही शेप को मेंटेन किए हुए, तो मुझे सबसे पहले तो उस चीजों को तोड़ना पड़ेगा, उन चीजों को ब्रेक करना पड़ेगा। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड्स हैं। तो पहले आपको अगर रिएक्शन करवाना है तो उसके खुद के इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है, इंट्रामोलिकुलर जो बॉन्ड्स है बेटा, जिसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा और उसको आपको एक ऐसे स्टेट में लेके आना पड़ेगा जहां पे वो अपनी रिएक्टेंट वाली फॉर्म को खो देगा और अब वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। मैं कहूंगा वो जो एक इंटरमीडिएट स्टेज बना जहां पे वो ना तो सबस्ट्रेट है ना ही वो प्रोडक्ट है, वो उसके सारे केमिकल बॉन्ड्स को हमने वीक कर दिया, मैं कहूंगा उस टाइम पे उस फॉर्म का नाम क्या है बेटा जी, यहाँ पे ट्रांजिशन की फॉर्म है। तो मैं कहूंगा अब इस टाइप के बेटा जी नए बॉन्ड बना के उसे एक नई फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक बात है। तो आपने कहा सर इस सबस्ट्रेट को अगर आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो यू नीड ए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या करेगी, इन केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी। तो मैंने कहा भाई ठीक बात है, मेरे ग्राफ को समझ के देखो मैंने क्या बनाया बेटा जी। यहाँ पे मैंने कहा भाई इस सबस्ट्रेट को मुझे इस प्रोडक्ट में तोड़ना है, तो मुझे उसके ट्रांजिशन फॉर्म में लेके जाने के लिए जहां पे उसके सारे इंट्रामोलिकुलर फोर्स को मैंने वीक कर दिया ताकि एक नई फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, उसको करने के लिए मैंने उसे एक अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उस सबस्ट्रेट को एक्टिवेट कर रही है कि वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, इट इज एनर्जी जो इसके केमिकल बॉन्ड को तोड़ रही है और उसे एक ऐसी फॉर्म में लेके आते हैं कि किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो, अपने प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो मैं कहूंगा ये जो एनर्जी जो मैंने सप्लाई की टू कन्वर्ट इज सबस्ट्रेट इनटू द ट्रांजिशन फॉर्म, मैं कहूंगा ये एनर्जी जो है बेटा, जो एनर्जी क्या है यहाँ पे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इज सबस्ट्रेट इनटू द ट्रांजिशन फॉर्म, वो एनर्जी क्या है बेटा यहाँ पे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आप कहोगे सर इस फॉर्म के बाद वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोग केमिस्ट्री में कहते हो सर रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, या तो वो एक्सोथर्मिक होगा या फिर वो यहाँ पे एंडोथर्मिक होगा। एक्सो का क्या मतलब है, उसने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी। तो अब उस बात को समझ के देखो, मैंने इस प्रोडक्ट को कहां बनाया है। अब इसी प्रोडक्ट को अगर मैं यहां बना देता, सपोज करो मैंने यहां बना दिया, तो आप क्या कहते हैं सर सबस्ट्रेट की एनर्जी ये थी और ये एनर्जी है प्रोडक्ट की, मतलब ये एनर्जी का कहना कि क्या हुआ बेटा जी, आपका लॉस हुआ है। सर यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, तो मैं कहूंगा उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर ली बेटा जी यहाँ पे कंज्यूम की है, तो उसके बिहाफ पे आपके रिएक्शन डिसाइड होते हैं यहाँ पे कि इंटरनल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबस्ट्रेट की और प्रोडक्ट की क्या है। अगर प्रोडक्ट की, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन सबस्ट्रेट, तो आप कहोगे ये रिएक्शन जो होगा इट इज एंडोथर्मिक। उल्टा बोल देता हूं, अगर प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बेटा जी लेस है यहाँ पे आपके सबस्ट्रेट के साथ, तो मैं कहूंगा ये रिएक्शन क्या कहलाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे एक्सोथर्मिक। ये सब बातें केमिस्ट्री की है, हम क्यों फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं। ये सब बातें फिर भी आपको हमारे सिलेबस में अगर पूछ ले कोई आपसे तो आप इसे टेक ओवर कर लोगे। चीजें कैसे कैसे आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी केमिस्ट्री, तो मुझे उस पर डील करने की जरूरत नहीं है आपके साथ। यहाँ पे फिलहाल अपनी कहानी को समझ कर देखो, मैं कहानी ये समझा रहा हूँ बेटा जी, यहाँ कहानी में ये समझा रहा हूँ, कहानी को समझिएगा बेटा। जो कहानी क्या है, तो मैंने कहा कहानी के अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पे एक अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट जो है कन्वर्ट हो गए ट्रांजिशन के फॉर्म में, ट्रांजिशन फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो गए बेटा जी प्रोडक्ट में। अब ये काम हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम में। अब एंजाइम क्या करता है उस बात को समझते हैं। अगर हम एंजाइम को दे दें तो एंजाइम क्या करता है,
कहानी का रिजल्ट निकाल दिया हमने बेटा जी। अगर एंजाइम नहीं है तो इस सबस्ट्रेट को यहां कन्वर्ट होने के लिए ये अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, बट अगर एंजाइम है तो मैंने इस एक्टिवेशन एनर्जी को बेटा जी लोअर डाउन कर दिया। तो अब मैं कहूंगा अगर ये एनर्जी लोअर डाउन हो जाएगी तो डेफिनेटली अब इसका इस फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा, बड़ा इजी काम हो जाएगा। और बड़ा इजी हो जाएगा, मैं कहूंगा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट होंगे तो उसका रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज अभी नॉर्मल कंडीशन पे भी उसे अगर ये एनर्जी मिल गई तो इजीली सबस्ट्रेट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। वर्ड को समझ के देखो, नॉर्मली एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चीज जो उसे अवेलेबल नहीं है या बहुत ही कम एनर्जी अवेलेबल है, तो मैं कहूंगा अब अगर ये एनर्जी अवेलेबल बहुत ही कम है, मैंने कहा इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके इन्वायरमेंट में आपको मीडियम में अवेलेबल कम है, तो मैं कहूंगा जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो सबस्ट्रेट अब आपका प्रोडक्ट बन पाएगा। बट मैंने कहा अब मैंने इस एनर्जी को उससे कम कर दे, तो मैं कहूंगा उसी एनर्जी में नंबर ऑफ द प्रोडक्ट जो बनेंगे वो कंपेरेटिव कैसे बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। तो आपने कहा भाई जब ये एंजाइम नहीं था तो प्रोडक्ट कम बन रहे थे परमानेंट, पर जैसे मैंने एंजाइम डाल दिया तो अब उसी एनर्जी के अंदर नंबर ऑफ द प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसी हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रही है। रीजन बीइंग क्या है बेटा जी यहाँ पे इसका, क्योंकि अब उस एंजाइम ने क्या कर दिया, उस एनर्जी के लेवल को कम करके यहाँ पे अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या करवा दिया उसने, यहाँ पे इंक्रीज करवा दिया। इट्स ऑल अबाउट एंजाइम। एंजाइम का क्या काम है, दे लोअर डाउन द activation energy required for the conversion of a substrate into the product। उस एनर्जी को क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे कम कर देते हैं। यही काम उनका करने का बेटा जी। यहां तक की बात समझ में आए, ये हमने तरीका समझाया उसका यहाँ पे जो हम बातें की यहाँ पे। अब पॉइंट क्या आता है अगला हमारा, अब हम इसके केमिकल नेचर को बारे में बातें करते हैं। तो अब अपनी हेडिंग है बेटा जी, व्हाट अबाउट द केमिकल नेचर, व्हाट अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम। एंजाइम बने किस चीज के होते हैं, तो हम इस चीज को समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। पॉइंट को समझना है, मैंने क्या कहा, ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सभी एंजाइम किसके बने बेटा, प्रोटीन के बने, एक्सेप्ट राइबोजाइम। जो भी दुनिया में राइबोजाइम होते हैं दे आर मेड अप ऑफ आरएनए। मतलब राइबोजाइम ही दुनिया में ऐसे एंजाइम है जो आरएनए के बने। हम अगर इस एंजाइम को छोड़ दे तो दुनिया फिर कोई भी एंजाइम अगर बच गया तो किसका बना है बेटा, प्रोटीन का बना है। यहां तक बात में गंभीर बात नहीं थी। अब अच्छी बात क्या है बेटा जी, यहां पे प्रोटीन का उनमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो बायोमोलिक्यूल में आप कहते हैं प्रोटीन 4 स्ट्रक्चर बनाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो पॉइंट आ जाता है आपका बेटा जी यहाँ पे, जो एंजाइम्स होते हैं दे आर एक्टिव इन विच स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो याद रखना है बेटा जी, दे गेट एक्टिव इन द टर्सरी स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी आपको जो समझना है। प्रोटीन तो है बट सर प्रोटीन तो अमीनो एसिड से बना हुआ है, उसके स्ट्रक्चर होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो एक एंजाइम जो है वो प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो मैं कहूंगा इट इज द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब टर्सरी स्ट्रक्चर में भी आपने 2 बातें की है बेटा जी यहाँ पे, सर फाइब्रस है या ग्लोबुलर है, तो मैं कहूंगा इट इज द ग्लोबुलर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ग्लोबुलर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में एंजाइम प्रेजेंट। मैं कहूंगा जो भी हमारा केमिकल अगर स्ट्रक्चर को देखें तो जो भी हमारे एंजाइम है दे आर नथिंग, दे आर द ग्लोबुलर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम बिकॉज़ दे आर मेड अप ऑफ द आरएनए। यहां तक की बात हो गई। चलिएगा अब बातें करते हैं सर इस केमिकल नेचर के बिहाफ पे अगर हम देखें तो एंजाइम कैसे कैसे हो जाते हैं। मैं कहूंगा भाई इसी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे दुनिया में एंजाइम 2 प्रकार के हो जाते हैं। देखिएगा हम अगर यहां बातें करते हैं एंजाइम कितने प्रकार के हो जाते हैं स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, तो मैं एक टेबल बनाऊंगा। नीट में बहुत बार क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी, आपके टेस्ट में आएंगे क्वेश्चन इसमें से, तो उस टेबल को अच्छे समझना बेटा जी। एंजाइम दुनिया में 2 प्रकार के होते हैं। एक एंजाइम का नाम होता है बेटा सिंपल एंजाइम, एक एंजाइम का नाम होता है बेटा जी कंजुगेट एंजाइम। वर्ड को समझो बेटा जी, सिंपल एंजाइम क्या है,
दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। जो बेटा सिर्फ किसके बने हैं, प्रोटीन के बने, वो एंजाइम कैसे हैं बेटा, यहाँ पे आपके सिंपल एंजाइम है। बट मैं कहूंगा बेटा जी कंजुगेट, मतलब प्रोटीन प्लस में नॉन प्रोटीन पार्ट, कि सर वो प्रोटीन तो है ही, बट प्रोटीन के साथ वहां पे कोई ना कोई यहाँ पे कोई और भी चीज है जो उनके साथ मिलकर बनी हुई है बेटा जी। तो मैं कहूंगा वो क्या है, हम कहेंगे ये एंजाइम के फिर हम दो टुकड़े कर देते हैं बेटा जी। एक टुकड़े का नाम है बेटा जी यहाँ पे एपो एंजाइम। मैं कहूंगा इट इज द प्रोटीनियस पार्ट। ये कौन सा पार्ट है बेटा जी यहाँ पे, प्रोटीनियस पार्ट है, जो प्रोटीन का बना हुआ पार्ट, उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे एपो एंजाइम। आपने कहा इस एपो एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं बेटा जी कोफैक्टर। ये जो है बेटा जी इट इज नॉन प्रोटीन। इस प्रोटीन के साथ ये जो कोफैक्टर जुड़ता है तब जाके एंजाइम बनके तैयार होता है। तो हमने कहा वर्ड कंजुगेट, जो चीजें आपस में दो चीजों से मिलकर बनी, वो एंजाइम कैसे हैं पे कंजुगेट एंजाइम। एक बार और याद रखना बेटा जी, जब ये एपो एंजाइम और कोफैक्टर जुड़ते हैं तो जो एंजाइम की फॉर्म बनती है उस एंजाइम की फॉर्म हमको हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे होलो एंजाइम। नीट 2017 का क्वेश्चन है बेटा जी, नीट 2017 का क्वेश्चन है, होलो एंजाइम के कंपोनेंट क्या क्या है। तो क्या क्या कंपोनेंट है बेटा जी यहाँ पे, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर आर द कंपोनेंट ऑफ द होलो एंजाइम। होलो एंजाइम दो चीजों से मिलकर बनता है, एपो एंजाइम और बेटा जी कोफैक्टर्स। ये जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, और एपो एंजाइम जो है बेटा जी वो क्या है यहाँ पे आपका प्रोटीनियस पार्ट। ठीक है, अगले वर्ड में आते हैं। अब हमने कही कोफैक्टर भी फर्दर दो प्रकार के होते हैं, या तो मैं कहूंगा बेटा जी वो ऑर्गेनिक पार्ट है, या मैं कहूंगा बेटा जी वो इनऑर्गेनिक पार्ट है। या तो वो ऑर्गेनिक पार्ट है या फिर वो इनऑर्गेनिक पार्ट है। क्या है वो नॉन प्रोटीन जो आपके इसके साथ अटैच हुआ है। मैंने कहा भाई ऑर्गेनिक पार्ट है या फिर वो इनऑर्गेनिक पार्ट है। इनऑर्गेनिक की बात कर लेते तो आपने कहा सर जो भी हमारी मेटल की आयंस है लाइक जिंक, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम, ऐसे हमारे डिफरेंट टाइप की आयंस हैं जो यूज होती है एज ए आपके यहां पे कोफैक्टर के तौर पे। ठीक बात है, चलिएगा बेटा। अब बातें करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट के बेटा जी। ये फर्दर दो प्रकार का होता है, या तो मैंने कहा ये बेटा जी यहां पे टाइटली बाउंड है, या फिर बेटा जी यहां पे लूजली बाउंड है। मतलब बंधा कैसा है तो ये ऑर्गेनिक पार्ट, बट बंधा कैसा है, टाइटली बंधा है ये लूजली बंधा है। तो मैंने कहा उसके भी यहां पे दो बातें हैं। अगर वो टाइटली तो बंधा है तो मैं कहूंगा ये वाला ग्रुप कहलाएगा बेटा जी यहां पे प्रोस्थेटिक ग्रुप। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में अगर आ जाए व्हाट डू मीन बाय प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो आप कहोगे टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक पार्ट, द टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक पार्ट टू द एंजाइम। वो क्या है बेटा जी यहां पे आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। बट अगर वो लूजली बाउंड है बेटा जी तो वो कहलाता है बेटा जी यहां पे कोएंजाइम। वो क्या कहलाता है यहां पे कोएंजाइम। अब मैं आपको बताऊं बेटा जी, लास्ट ईयर नीट 2018 में ये क्वेश्चन था, मेटल आयन अगर अटैच होते तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको बेटा जी कोफैक्टर बोलेंगे। अब देखो पॉइंट को समझ के देखो, कई बच्चों ने कहा सर ये तो बात, हाँ भाई इसका कोई नाम नहीं, बिल्कुल कोई नाम नहीं है, बट अगर हम कहें तो ये सब कुछ कोफैक्टर तो है। आप इसे भी कोफैक्टर कह सकते हो, आप इसे भी कोफैक्टर कह सकते हो, आप इसे भी कोफैक्टर कह सकते हो, बट इन कोफैक्टर को हमने डिवाइड करके इनके लिए हमने स्पेसिफिक पार्ट बोल दिया। अगर वो लूजली बाउंड ऑर्गेनिक पार्ट है तो वो क्या है यहाँ पे कोएंजाइम है। अगर वो टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक पार्ट है तो वो बेटा जी प्रोस्थेटिक ग्रुप है। बट यहां पे कोई वर्ड यूज नहीं किया, हम इनको क्या बोलते दिया कोफैक्टर।
तो अगर पेपर में आ जाए, अगर एक मेटल आयन अटैच होती है एक एंजाइम के साथ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टू जस्ट एक्टिवेट द एंजाइम, तो वो क्या है? तो मैं कहूंगा वो बेटा जी आपका यहाँ पे कोफैक्टर है। ये एग्जांपल आपने पढ़ा है, कहां पढ़ा है? अगर आपको याद हो, स्लेवरी अमाइलेज, ये एंजाइम मैंने आपको पढ़ाया है इन द डाइजेशन वाले चैप्टर में बेटा जी। तो आपने लिखा था इस एंजाइम को एक्टिवेशन करने के लिए बेटा जी क्लोरीन चाहिए। स्लेवरी अमाइलेज को अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए बेटा? क्लोरीन चाहिए। तो मैं कहूंगा क्लोरीन क्या है बेटा जी? यहाँ पे एक आपका इनऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक बात। और अच्छी बात करते हैं कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इस एंजाइम को काम करने के लिए बेटा जी यहाँ पे आपकी जिंक का आयन चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो बेटा जी यहाँ पे कि सर इस इनऑर्गेनिक के हमें एग्जांपल दो, तो मैंने उसके एग्जांपल आपको दे दिए बेटा जी यहाँ पे। क्लोरीन इज ए एक्टिवेटर ऑफ द स्लेवरी अमाइलेज, जिंक इज द एक्टिवेटर ऑफ द कार्बोक्सीपेप्टिडेज। एंजाइम सेट होते हैं, आपको लॉजिक सेट होता है, बात होगा। अब अगले बारे में आते हैं, सर इनके बारे में क्या है? तो मैं कहूंगा भाई ये लूजली बाउंड है, और ये मेनली अगर हम बातें करें तो ये विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी के डेरिवेटिव है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया पेपर में बेटा जी आपको कि कोएंजाइम आर द डेरिवेटिव हो, तो डेरिवेटिव ऑफ द विटामिन्स, डेरिवेटिव ऑफ द विटामिन्स मैंने स्पेसिफाई कर दिया बी और सी के। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया हम उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। NAD positive are the example of the coenzyme and these are the derivative of vitamin niacin, मतलब विटामिन B3 के डेरिवेटिव है। किसके डेरिवेटिव? विटामिन B3 के डेरिवेटिव है। कौन कौन? यहाँ पे NAD पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव। ये किस ग्रुप में आते हैं बेटा जी? यहाँ पे कोएंजाइम के अंदर है, ये लूजली है। आपने नाम सुना होगा बेटा कोएंजाइम A, जो आप जब कन्वर्जन करते हो पैरिक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो आप इसका यूज करते हो बेटा जी लूजली बाउंड वाले केस में। तो आपने कही NAD, NADP एंड कोफैक्टर ए, ये कोएंजाइम ए, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कोएंजाइम एंड दीज आर मेनली द डेरिवेटिव ऑफ द विटामिन। कौन से विटामिन? विटामिन बी के डेरिवेटिव है बेटा जी। किसके डेरिवेटिव? विटामिन बी के। मैंने एग्जांपल दिया आपको बेटा जी यहाँ पे, नाइसिन के डेरिवेटिव है दोनों यहाँ पे, ठीक है, B3 के डेरिवेटिव। अगले वर्ड में आते हैं सर प्रोस्थेटिक के। मैं कहूंगा ये जो है बेटा जी ये टाइटली बाउंड है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे, आप एग्जांपल की बात करते हो बेटा जी यहाँ पे परऑक्सीडेज एंड कैटालेज, ये एंजाइम है दैट आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का ब्रेकडाउन करते हैं बेटा जी वाटर में और ऑटो में। नाम क्या एंजाइम है बेटा जी यहाँ पे? परऑक्सीडेज, और हमने नाम बोला बेटा जी क्या है यहाँ पे? कैटालेज। इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना एंजाइम को, तो यहां पे बैठा होता है बेटा जी हिम पार्ट। जैसे बातें करती हो हीमोग्लोबिन में भी हिम पार्ट बैठा, तो मैं एग्जांपल और दे सकता हूं बेटा जी आपको यहाँ पे। इन द केस ऑफ हीमोग्लोबिन, इन द केस ऑफ द साइटोक्रोम, इन द केस ऑफ द हीमोग्लोबिन, इन द केस ऑफ द साइटोक्रोम, वहां पे जो प्रोस्थेटिक ग्रुप बैठा हुआ है वो कौन बैठा है बेटा जी यहाँ पे? हिम का पार्ट बैठा है। आप एग्जांपल एंजाइम की करो, तुमने एंजाइम की बात कर ली बेटा जी यहाँ पे, परऑक्सीडेज और कैटालेज का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कौन है बेटा जी यहाँ पे? हिम पार्ट है। अब देखिएगा ये बन गए हमारे एमसीक्यू के अच्छे क्वेश्चन। कमिंग टेस्ट के लिए हमारे अच्छे क्वेश्चन हो गए जो आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या क्या रखना है? यहाँ पे इसका एग्जांपल आ जाए तो आपका एग्जांपल याद रखना है यहाँ पे परऑक्सीडेज का, किसका बेटा? कैटालेज का। इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है बेटा जी? हिम का ग्रुप है। यहाँ पे आ जाए कोएंजाइम का एग्जांपल, तो भैया जी नाइसिन पे क्वेश्चन बन सकता है, NAD, NADP कोएंजाइम ए पे बन सकता है, या मैं बातें करूंगा यहाँ पे कोएंजाइम पे क्वेश्चन सेट हो गया। ऐसे ही बेटा जब बातें करते हैं मेटल आयन के, तीन पे क्वेश्चन सेट हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इट्स ऑल अबाउट द एंजाइम्स। कैसे कैसे दो प्रकार के, या तो सिंपल एंजाइम या फिर वो कैसा है बेटा जी यहाँ पे कंजुगेट एंजाइम है। हमने उसके बारे में फ्लो चार्ट समझाया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में इस बार इस फ्लो चार्ट में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि बायोमोलिक्यूल से जब क्वेश्चन आता है तो यहां से आने की संभावना होती है मैक्सिमम। तो आपको इस टेबल को अच्छे समझना है। हमने उसके केमिकल नेचर के हिसाब से बातें की है, या तो खाली प्रोटीन से बना है या फिर वो बेटा जी कंजुगेट एंजाइम है, तो उसके हमने बातें कर ली। होलो एंजाइम पे क्वेश्चन आए हुए, इन कोएंजाइम कोफैक्टर्स पे क्वेश्चन आए हुए, तो हर साल इन पे क्वेश्चन आता है, तो आपको उसको अच्छे से टैकल करना है।
चलेगा। लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं आपका, आप इस लेक्चर में इतनी सब बातें सीखेगा। अभी एंजाइम खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है इसके बारे में, जो हम बातें करते हैं कमिंग लेक्चर में। जब तक पढ़ते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछते रहिएगा। चलिएगा, थैंक यू।